अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मुझे कहते हैं वकास अहमद। और आज जो है मैट्रिक में से मैं जो है वो 10वीं क्लास से मतलब जो दाम है हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, मैट्रिक का। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ से जो है ना केमिस्ट्री के जो है ना लेक्चर्स वो स्टार्ट किए जाएँ। ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली मैनेज करने की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें जो है उनको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है, तो वो जो है ना कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सेटअप हो जिसमें मतलब एक जो है ना लेक्चर डेली एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर या एक मतलब टॉपिक का जो है वो लेक्चर हो, 9th में से हो, एक 10th में से हो। तो आज जो है वो मेरी कोशिश है कि आज जो है ना 10वीं में से जो केमिस्ट्री है उसके शुरू में से पहले चैप्टर में से जो है ना उसको स्टार्ट किया जाए। तो उसमें हम जो है ना लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे आज, कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। ठीक है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से हम लिखते हैं, उनका लिखने का तरीकाकार क्या होता है। तो ये सारी डिस्कशन जो है हमारे पहले लेक्चर में होगी। आज जो है लॉ ऑफ मास एक्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो है मज़ीद जो आगे टॉपिक्स होंगे चैप्टर वाइज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। चलें तो हम जो है वो शुरू कर रहे हैं। आज जो है हमारा पहला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम जो है डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद इसकी जो है हम इसकी एक्सप्रेशन इसकी जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो गिल्डबर्ग और वैग ने 1869 में, ठीक है, गिल्डबर्ग और वैग ने इसको जो है किसने इसको जो है वो मुतारफ़ करवाया था, तो हम उसकी बात कर लेंगे। गिल्डबर्ग और किसने, वैग। ठीक है, इसकी हम बात कर लेंगे कि कितने कब किया था इस 1869। ठीक हो गया, 1869 में गिल्डबर्ग और वैग ने इसको जो है सबसे पहले इसको पेश किया था। उसके मुताबिक वो कहता है किसी शय का जो रिएक्ट करने का रेट होता है उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और किसी रिएक्शन का जो रेट रिएक्ट करने वाली अशिया है, मतलब जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा होता है, तो उसके एक्टिव मासेस के ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं, या इसकी हम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, हम इसकी जो है वो तारीफ़ या स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो वो बनेगी कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मासेस, उसके जो है वो एक्टिव मास, उसके एक्टिव मास के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के जो हासिल ज़रब होता है,
हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है हमारी स्टेटमेंट है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो आमतौर पर जो एक्टिव मासेस से मुराद हम क्या लेते हैं, मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, जिनके यूनिट्स क्या होते हैं, मोल डेसीमीटर क्यूब होते हैं, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाता है। तो एक्टिव मास से मुराद क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। तो इसके जो यूनिट्स होते हैं, तो ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो इनके यूनिट्स होते हैं उनको अच्छे से लिखना होता है और ज़ाहिर करना होता है। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर डेसीमीटर पर क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसकी वजाहत जो है ना एक मिसाल से करते हैं, ठीक है। मिसाल एक ले लेते हैं हम, जैसे मिसाल ले रहे हैं हम, ठीक है, ए और बी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, उससे सी और डी क्या बनते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है ए प्लस बी क्या हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें सी और डी क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम अगर इसमें इस सूरत में लिखें, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन की सूरत में इसको आप लिखना चाहें, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ ओवर के आर है। रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की सूरत में हम इसको लिख देते हैं। ये अब इसमें जो ए बी सी और डी है बिलतरतीब ए बी सी डी क्या है, ये इसकी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। ए है, बी है, सी है, डी, ये क्या है, ये असल में हमारी जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है इसमें। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम इसको जो है लिखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है हम उसको लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है इज़ इक्वल टू सॉरी नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको इस अलामत से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत से, ठीक है। तो इसमें हम जो है ना जो इसके जो रिएक्टेंट हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशंस को लिख देते हैं, जैसे ए और बी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इस इक्वल टू की सूरत में जब लिखेंगे तो के एफ, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये रिएक्टेंट्स का था, ठीक है। इसी तरह हम जो है अगर प्रोडक्ट्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, जो रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन का रेट है, रिवर्स रिएक्शन का रेट है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे सी और कौन से, डी, मतलब ये क्या थे, ये प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन थी, और हम इसको यूँ लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन क्या, सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या था कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन था, ठीक है, उसमें हमने रिएक्टेंट ए बी, मतलब ये हमारी क्या थी, मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, उसको हमने किया फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में लिखा कि ए और बी में क्या रिएक्शन हो रहा होता है। ये देखें यहाँ से ए से बी की तरफ क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सी और डी हमारे पास दो प्रोडक्ट हो गए हैं, तो यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाता है, दोबारा रिवर्स हो जाता है। हम रिवर्सिबल रिएक्शन की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट को के एफ लिखेंगे कि उसको हमने के आर से शो किया था। तो यहाँ पे भी हम रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, जो सी डी से दोबारा क्या बनते हैं, ए से बी रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो ये हमने के आर वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी है, मेंशन कर दी हैं। तो इसके बाद आगे हम इसको क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की सूरत में हम इसको किस तरह लिखेंगे।
चलें तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है उसको हम लिखते हैं कि जो फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन का रेट। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वो कंडीशन, वो हालत जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और हमारे रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, हम उसको कहते हैं कि ये कौन सी हालत है, इक्विलिब्रियम की हालत है। तो हम वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो अभी हमने पीछे लिखी थी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके साथ जो हमने उसकी जो ये लिखी थी, कंसंट्रेशंस लिखी थी अपनी, ठीक है, ए और बी है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कि इज़ इक्वल टू किसके, के आर। तो यहाँ पे हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन सी और डी एज ए प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो अगर हम इसको के एफ ओवर के आर इसकी सूरत में लिख दें तो ये हमारे पास बनेगा सी, ठीक है, और डी ओवर ए और कौन सी कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये यूँ हमने किसकी सूरत में लिख दिया है इसको, ये इक्विलिब्रियम की सूरत में। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो केसी वैल्यू है क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है केसी, इसको कोएफिशिएंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। केसी इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ओवर के आर रिवर्स, ठीक है, के एफ ओवर के सी। ठीक है, या इक्विलिब्रियम की सूरत में हम अगर इक्विलिब्रियम की सूरत में लिखें तो हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम कहें कि इक्विलिब्रियम की जो सूरत होती है, इक्विलिब्रियम की हालत क्या होती है, जो आपका के है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स, इसके ओवर क्या होता है, नीचे हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या होती है, इक्विलिब्रियम की हालत होती है। वो कहता है लॉ ऑफ मास रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान ताल्लुक की वजाहत करता है। तो ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है असल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस के, ठीक है, इनके जो एक्टिव मासेस हैं इनके माबैन क्या करता है, इसके ताल्लुक को बयान करता है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अक्स करना, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ जो है ना आप मिसालें दे सकते हैं, जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है मुतवाज़िन कीमियाई मसवात में रिएक्टेंट्स के मॉल्स की तादाद उनकी मोलर कंसंट्रेशन का बतौर क़ुव्वत नमा के हासिल के ज़र्ब के तौर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसकी एक मिसाल लेते हैं आगे। ठीक है, तो उसमें किस तरह हम इसको जो है ना इक्विलिब्रियम की सूरत में लिखते हैं, अब हम देखेंगे वहाँ पे डिटेल के साथ। तो हम जो है एक जनरल रिएक्शन पे जो है ना जनरल रिएक्शन लेंगे, एक जनरल रिएक्शन, ठीक है, उस पे हम जो है इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का जो है ना इतलाक, जनरल रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या करेंगे, एक इतलाक करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें इसका कैसे इतलाक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं आगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो ए और बी हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, सी प्लस डी क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें मोल्स की तादाद, ठीक है, इसमें मोलर जो कंसंट्रेशन है, जबकि उनकी जो मोल्स की तादाद है उसको हम स्मॉल लेटर से शो कर देते हैं, बी है। ठीक है, तो इसके साथ स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल क्या लेंगे, डी ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, मोल्स की तादाद है, किसी रिएक्शन के अंदर मोल्स की तादाद को हम जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह जब इसको आर एफ और आर मतलब उसमें रिएक्शन में लिखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये ए है, ये वही जो कंसंट्रेशंस हैं, ए है, बी है। ठीक है, तो इसके मोल्स की तादाद हमेशा कहाँ लिखेंगे, इनकी पावर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आर एफ, ठीक है, इज़ इक्वल टू के एफ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए है, एक मोलर कंसंट्रेशन है, और बी क्या है, दूसरी मोलर कंसंट्रेशन। तो इसके जो मोल्स की तादाद है हम इसके ऊपर लिख देंगे, ए और
बी, ठीक है। वो कहता है के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। के एफ क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है के एफ। के एफ इज़ द रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरह आगे हम जब बात करेंगे के आर की, तो वो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा, उसको हम के आर से शो करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरह जो है आगे जो है रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है क्या होता है? सी, अगर हम इसके सी मतलब कॉन्सेप्ट इसका मोल्स की तादाद यहाँ पे लिख दें और डी की मोल्स की तादाद यहाँ पे लिख दें, तो कहता है इसके जो हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सी और डी को मतवाज़न मसावात में दिए गए मोल्स की तादाद की मदद से हम लिख सकते हैं। तो हम अब अगर लिखें अगर, ठीक है, आर और हमारे पास आर था, ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका जो कांस्टेंट है वो अगर हम बनाएं यहाँ पे लिखें उसको, तो ये सी और हमारे पास ये डी मोलर कंसंट्रेशन थी, इसको स्मॉल सी और इसको स्मॉल डी के साथ हम लिखेंगे। और यही आर को अगर ये के आर, ठीक है, और ये सी और ये आ जाएगा डी, इसको स्मॉल डी और इसको स्मॉल सी। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है? रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, ठीक है। इसको के आर से हमने लिखा, पीछे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट लिखा था, ठीक है। तो इस तरह वो कहता है जब इक्विलिब्रियम की हालत आती है, इक्विलिब्रियम की हालत हम पहले देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम की हालत में क्या होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है इज़ इक्वल टू किस में? किस के? रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, रिवर्स रिएक्शन का रेट, ठीक हो गया। तो इसके क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि आर एफ जो वैल्यू है इज़ इक्वल टू किस में? ए आर आर के, ठीक है। इक्विलिब्रियम की हालत आ गई है, तो इक्विलिब्रियम की हालत में ऐसा ही होता है। अगर आप आर एफ और आर आर की कीमतें दर्ज कर दें, ठीक है, आर एफ और आर आर, ठीक है, इसकी कीमतें दर्ज करने से, ठीक है, हम इसकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका के एफ ए, ठीक है, स्मॉल ए, इसको साथ लिखना नहीं भूलना, ये बी स्मॉल बी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो ये रिवर्स होगा, इसी तरह सी होगा, सॉरी स्मॉल सी और कैपिटल डी का स्मॉल डी लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गई कि ये कीमतें हमने क्या कर दी हैं? दर्ज कर दी हैं। कहता मसावात में कांस्टेंट को एक तरफ जबकि वेरिएबल्स को दूसरी तरफ रखने से, ठीक है। अगर कांस्टेंट को आप एक तरफ ले आएँ, ये क्या है? हमारे पास कांस्टेंट हैं के एफ और के आर, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, ये क्या है? रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है। अगर हम इनको कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आएँ और वेरिएबल की को एक तरफ लिख दें, ठीक है, इज़ इक्वल टू सी है, डी है ओवर ये ए है और ये आपका क्या है? बी है। इस सी को स्मॉल, ये स्मॉल डी, स्मॉल बी और स्मॉल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया? कांस्टेंट की सूरत में हम क्या कर दिया? इसको पुट अप कर दिया है। अगर वो कहता है एक कांस्टेंट के सी इज़ इक्वल टू, जैसा कि अब हमने जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यूज़ को और जो है वेरिएबल वैल्यू, क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, ये दोनों सी डी प्रोडक्ट हैं, रिएक्टेंट हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होते रहते हैं, वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, तो इनको हमने अलहदा लिख लिया है। इसी तरह वो कहते हैं कि आगे जो हमारे पास जो इसका इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है के सी होता है इज़ इक्वल टू के एफ, ठीक है, ओवर क्या होगा? के आर, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये इसको कहते हैं हमारे पास ये कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इनकी वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं। स्मॉल होगा ए, ठीक है, और ये होगा क्या? बी। इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल ए से लिखेंगे। तो ये अब हमारे पास कौन सा कांस्टेंट आ चुका है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सूरत में हम इसको लिख चुके हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है वो आ जाता है कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा अप्लाई हो गया है एक रिएक्शन पे, एक मिसाल पे। ठीक है, इसी तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के कुछ रिएक्शन हैं, जैसे अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन के रिएक्शन की जो मतवाज़न केमिकल मसवात है उसको भी इस एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, और अभी जानते हैं कि उसको किस तरह लिखेंगे। तो बढ़ते हैं अमोनिया की एग्जांपल की तरफ। तो हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में से जो एक रिएक्शन की, एक सादा रिएक्शन की जो मिसाल है वो है अमोनिया की तैयारी। ठीक है, अमोनिया की तैयारी जिसमें क्या है, उसकी जो मतवाज़न मसावात है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, N2 प्लस AH2, ये बन जाएगा हमारे पास NH3। अगर हम इसको मतवाज़न करें 3 2, ठीक है, 2NH3 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होती है, और हाइड्रोजन ये भी गैसियस स्टेट में, और जो हमारे पास अमोनिया होगी वो भी कौन सी स्टेट में होगी, गैसियस स्टेट में होगी। ठीक है, ये एक अमोनिया की तैयारी की, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक मतवाज़न केमिकल रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा है जिसमें अमोनिया बन रहा है। तो इस रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा हम वो देखेंगे। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है RF वैल्यू, अगर हम इसको जो है लिखें RF वैल्यू को, तो कौन सी बनती है, KF हमारे पास N2, ठीक है, और कौन सी वैल्यू आती है H2। ठीक है, N2 H2, और यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, अभी हमने मोल्स की तादाद वहाँ पे स्मॉल से लिखी थी, वही मोल्स की तादाद इसकी 3 आ गई, हमने लिख दी इसको। ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद रिएक्शन जो रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, RR है, उसकी जो है वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, RR की, तो ये बन जाएगा KR कांस्टेंट लिखेंगे, ये हमारा C और ये D वहाँ पे था, जैसे C और D वहाँ पे ये था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो KR वैल्यू है वो क्या है, प्रोडक्ट है, और वो क्या है NH3 है। ठीक है, और इसमें मोल्स की तादाद कितनी है, 2 ये मोल्स की तादाद है। ठीक है, ये अमोनिया की बात कर रहे हैं हम। तो इसको जनरल एक्सप्रेशन की सूरत में या कांस्टेंट में कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इसको आप लिखेंगे NH2 अमोनिया, ठीक है, NH3 सॉरी, और इसकी जो मोल्स की तादाद है, मोल्स की तादाद को 2 लिखेंगे, और इसके जो नीचे है हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट अगर हम इसकी बात करें तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमेशा लिखे जाते हैं। तो ये देखें H2 लिखा गया। उसके बाद ये मोल्स की तादाद 3 है इसके, ये मोल्स की तादाद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम पहले जो एक्सप्रेशन में इसको वाजे कर चुके थे, वहाँ में हमने जो एक सादा एग्जांपल ली थी, ठीक है, जिसमें हमने जो है वो जो ABC हमने जैसे CD लिया था, तो स्मॉल C और स्मॉल D से वहाँ पे मोल्स की तादाद लिखी थी। तो यहाँ पे अमोनिया की तैयारी अगर हम एक सादा मिसाल लें तो इसमें, ठीक है, अमोनिया की तैयारी में NH2 में क्या है, मोल्स की तादाद कितनी है, 3 है, ठीक है, 2 है यहाँ पे, तो ये इस तरह 2 3, तो इसको जो है ना यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह जो हमारा टॉपिक होता है, जो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। किसी दोस्त का, किसी स्टूडेंट का कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो, या मेरे जो लेक्चर में कहीं पे कोई मिस्टेक, कोई गलती पाई जाए, तो आप लोग मेरे कमेंट में जो है ना मुझे इसके डिस्कस पूछ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो। और हाँ, और कोई टॉपिक किसी स्टूडेंट को समझ ना आया हो मैट्रिक में, केमिस्ट्री में, 9th में, 10th में, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है, ठीक है, उसको मेंशन कर दे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनका एक लेक्चर जो है यहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो ढेरों ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। 9th के केमिस्ट्री के भी जो है ना लेक्चर स्टार्ट करने हैं, और 10th की केमिस्ट्री के भी होंगे, और उसके अलावा बायो के भी अगर किसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकती हैं, तो वो भी जो है सून जो है जल्दी अपलोड यहाँ पे कर दिए जाएंगे। शुक्रिया।